हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। स्वागत है हमारे चैनल में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर ले और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में कुछ ऐसे अजीबोगरीब मान्यताएं हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मूवी एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। मूवी का नाम हेरिडेटरी 2018 में रिलीज्ड। IMDb रेटिंग है 7.3। मूवी के डायरेक्टर है आरी आस्टर। कास्टिंग स्टार्स है टोनी कोलैट एज एनी ग्राहम, एक मिनिएचर आर्टिस्ट, गैब्रियल बायर्न एज स्टीव ग्राहम, एक साइकाइट्रिस्ट और एनी का हस्बैंड, एलेक्स वॉल्फ एज पीटर ग्राहम, एनी और स्टीव का 16 साल का बेटा, मिली शापिरो एज चार्ली ग्राहम, एनी और स्टीव की 13 साल की बेटी, और एन डाउड एज जोआन, एनी की फ्रेंड। कुछ ऐसे तकदीर के फैसले जो किसी के हाथ में नहीं होते, जैसे हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे शरीर में किसका खून दौड़ेगा, और परिवार से जुड़े वो रहस्य जिनसे हम कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। एनी ग्राहम एक मिनिएचर आर्टिस्ट होती है जो अपने हस्बैंड स्टीव, 16 साल के बेटे पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली के साथ उता में रहती है। एनी की माँ एलन का हाल ही में निधन हुआ होता है। फ्यूनरल में कई सारे जाने अनजाने चेहरे भी शामिल होते हैं। एनी अपनी माँ के बारे में कहती है कि उसकी माँ एलन एक रहस्यमयी महिला थी। उनकी ज़िंदगी एक बंद किताब थी। उनके दोस्त, उनके धार्मिक संस्कार, वो सब कुछ गुप्त रखती थी। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद चार्ली एक चॉकलेट निकाल कर खाती है और उसके डैड स्टीव पूछते हैं इसमें बादाम तो नहीं, क्योंकि चार्ली को बादाम से एलर्जी है। सब वापस घर आ जाते हैं और अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। एनी को एक ऑफिस मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट मिला होता है, लेकिन वो ऑफिस मॉडल वाले प्रोजेक्ट से ज़्यादा अपने घर के डॉल हाउस मॉडल बनाने में समय बिताती है। जैसे कि वो इस घर से ऑब्सेस्ड हो, इतनी ऑब्सेस्ड कि वो घर के हर कमरे, हर इंस्टेंट का मॉडल बनाती है। एनी अपनी माँ का मिनिएचर उस डॉल हाउस के हर एक कमरे के लिए बनाती है, जैसे कि उसकी माँ मर कर भी ना मरी हो, उसकी मौजूदगी हर जगह पे है। एनी अपनी माँ के जाने पे दुखी नहीं थी। उसे अपनी माँ से खास लगाव नहीं था और पीटर भी अपनी दादी के ज़्यादा करीब नहीं था। रात में एनी चार्ली के कमरे में आती है। चार्ली बचपन से ही एक बहुत अलग किस्म की बच्ची थी। किसी से बात नहीं करती और ना ही उसका कोई दोस्त है। चार्ली अपनी दादी के सबसे करीब थी। एक तरह से चार्ली को उसकी दादी ने ही पाला था। दादी की मौत से वो पूरी तरह से हिल गई थी, पर फिर भी वो रोई नहीं। ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया के तौर तरीक़ों से अलग है। जब एनी चार्ली को गुड नाइट कहकर जाने लगती है, उसे सामने की दीवार पे सैटनी लिखा हुआ दिखता है। यह एक हिब्रू शब्द है जिसका रहस्य बाद में खुलेगा। एनी अपने माँ के रखे हुए चीज़ों को देखती है, जिसमें उसे डायरी से एक लेटर मिलता है जो एनी की माँ ने एनी के लिए ही लिखा था। माई डियर एनी, मुझे माफ़ कर देना उन सब बातों के लिए जो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। मुझसे नाराज़ मत होना और आने वाले दुखों को भुलाने की कोशिश करना। अंत में ये सारे दर्द और दुख हमें इनाम देंगे। तुम्हारी प्यारी माँ। एनी डायरी वापस रखकर जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑफ करती है, उसे कमरे के एक कोने में अपनी माँ खड़ी नज़र आती है। वो घबरा कर लाइट्स दोबारा ऑन करती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। एनी अपनी माँ को कभी समझ नहीं पाई थी, शायद समझना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए अपने पहले बच्चे पीटर को उनसे दूर रखा, पर उनकी बिगड़ती तबीयत की वजह से वो चार्ली को उनसे दूर नहीं रख सकी। चार्ली अब अपने क्लासरूम में होती है और खिड़की से एक कबूतर आकर टकराता है। सारे बच्चे चौंक जाते हैं, पर चार्ली नहीं चौंकती। क्लास ख़त्म होने के बाद चार्ली बाहर जाके एक बहुत ही अजीब हरकत करती है। वो उस कबूतर का सर कैंची से काट कर अपने जेब में रख लेती है। स्कूल गेट के बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक औरत चार्ली को देख रही होती है। यहाँ घर के वर्कशॉप पे एनी अपने काम में बिज़ी होती है। रात के हुए इंसिडेंट से काफ़ी घबराई हुई थी, इसीलिए वो मरे हुए लोगों की परछाई के बारे में सर्च कर रही होती है। कॉरिडोर से गुजरते वक्त एनी को अपनी माँ का कमरा खुला हुआ मिलता है और फिर कमरे के फर्श पे एक त्रिकोण का निशान बना हुआ दिखता है। एनी स्टीव से कहकर उस कमरे को लॉक करवा देती है। तभी कब्रिस्तान से फ़ोन आता है जहाँ एनी की माँ को दफनाया गया था।
वहाँ के लोग कब्र से हुई कुछ छेड़छाड़ की बात करते हैं। एनी और घर के बाकी लोग परेशान न हो जाए, इसीलिए स्टीव बात को छुपा लेता है। बीमार और अजीब ख्यालात वाली माँ के चले जाने के बाद भी एनी उनकी परछाई घर पे महसूस करती है और अपनी माँ का लिखा वो अजीब लेटर का मिलना, इन सब से एनी को काफ़ी स्ट्रेस होने लगा। इसीलिए वो एक हेल्प ग्रुप ज्वाइन करती है जहाँ लोग अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं। पहला सेशन होता है। एनी बताती है कि उसकी माँ की लाइफ बहुत अजीब थी। एनी के डैड ने साइकोटिक डिप्रेशन की वजह से खाना पीना छोड़ दिया था। एनी तब बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हुआ। उसके भाई को पागलपन के दौरे आते थे। उसे लगता था कि उसकी माँ उसके अंदर कुछ बदलाव करना चाह रही है और एक दिन उसके भाई ने उनके कमरे में ही फांसी लगा ली। उसकी माँ को भी डिमेंशिया यानी कमज़ोर याददाश्त की बीमारी थी। एनी अपनी माँ के मौजूदगी में हमेशा मेंटल डिप्रेशन में रहती थी, इसीलिए वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, जिससे उसके हस्बैंड स्टीव ने उसकी माँ को एनी से अलग कर दिया और तब पीटर का जन्म हुआ। लेकिन जब चार्ली हुई तो एनी की माँ उनकी ज़िंदगी में वापस आ गई। एनी की माँ चार्ली को खुद से कभी अलग नहीं रखती थी। उनके जीते जी चार्ली कभी एनी के पास नहीं रही और अब जब वो नहीं है तब भी ऐसा लगता है वो यहीं कहीं है और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एनी को पागल बना रही है। चार्ली अपने कमरे में अजीब से खिलौने बनाती रहती है। चार्ली की एक आदत है, वो अपनी जीभ से हमेशा एक अजीब सी टंग क्लिक की आवाज़ निकाला करती है। एक दिन चार्ली को कमरे में एक रोशनी जैसी दिखी जो उसकी खिड़की तक गई। चार्ली उस रोशनी के पीछे पीछे खिड़की तक जाती है और बाहर कुछ देखती है, फिर नंगे पैरी घर से बाहर निकल जाती है। घर से दूर एक मैदान में आग के बीच कोई बैठा हुआ होता है। यहाँ पीटर अपने फ्रेंड्स की पार्टी अटेंड करने के लिए एनी से कार ले जाने की परमिशन मांगता है, जो उसे इस शर्त पे मिलती है कि वो अपनी बहन चार्ली को भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि एनी चाहती है कि चार्ली भी नॉर्मल बच्चों की तरह सबसे घुले मिले। पीटर एनी को लेने उसके कमरे में जाता है पर वहाँ वो नहीं होती। एनी चार्ली को मैदान में अकेले खड़ा देख उसे डांटते हुए वापस घर ले आती है और पीटर के साथ भेज देती है। रास्ते में पीटर की कार एक पोल को क्रॉस करती है जिसमें एक साइन बना होता है। पार्टी में पीटर चार्ली को अकेला छोड़ अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेने लगता है और चार्ली नीचे अकेले घूम रही होती है। उसे भूख लगने पे वो टेबल पे पड़ा केक खा लेती है जिसमें बादाम होता है, जिससे उसे एलर्जी है। जल्द ही चार्ली की सांस फूलने लगती है। वो पीटर से आकर कहती है, माई थ्रोट इज़ गेटिंग बिगर, मेरा गला फूल रहा है। पीटर उसे जल्दबाजी में वहाँ से लेकर निकल जाता है। पीटर बहुत तेज़ ड्राइव करता है। चार्ली को सांस लेने में तकलीफ की वजह से वो खिड़की से बाहर से निकालती है और तभी सामने एक मरा हुआ हिरन सड़क पे पड़ा देख पीटर कार को साइड करता है और तभी उसी पोल से चार्ली का सर टकराता है और सर शरीर से अलग होकर दूर सड़क पर गिर जाता है। पीटर की अब और हिम्मत नहीं हो रही कि वो कार की बैक सीट में देखे, पर उसे पता होता है कि चार्ली की अब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ें नहीं आ रही। पीटर सदमे में होता है। वो घर पहुंचता है, कार को पार्क करता है और अपने कमरे में चला जाता है। सुबह एनी की ज़ोर ज़ोर से चीखने रोने की आवाज़ें आती है जब वो इस खौफनाक दृश्य को देखती है। पीटर कमरे में एकदम सहमा हुआ सब सुन रहा होता है, लेकिन अपनी माँ को सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। चार्ली की मौत से पूरा परिवार सदमे में होता है। पीटर कई दिन से कमरे से बाहर नहीं आता। स्टीव अक्सर रात में चार्ली के कमरे में बैठा रहता। एनी भी अब देर रात चार्ली के ट्री हाउस सोने चली जाती। ये परिवार अब बिखर चुका है। एनी के कमरे की दीवार पे भी एक हिब्रू शब्द जजास लिखा होता है, वैसा ही जैसा चार्ली के कमरे में लिखा हुआ था। इस शब्द का रहस्य भी आगे चलकर खुलेगा। पीटर चार्ली की मौत से बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है और स्कूल में दोस्तों के साथ नशा करने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही और वो चार्ली के आखिरी शब्द दोहराने लगता है, माई थ्रोट इज़ गेटिंग बिगर, जैसे उसके दिमाग में चार्ली हावी हो गई है। यहाँ एनी उसी हेल्प सेंटर के सामने एक बार फिर खड़ी होती है। वो मानसिक रूप से टूट चुकी है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और बाहर से ही वापस जाने लगती है कि एक लेडी हाथ दिखाकर उसे कार रोकने को कहती है। वो अपना नाम जॉन बताती है। वो कहती है कि वो इसी हेल्प सेंटर की मेंबर है। आखिरी बार उसने एनी को यहाँ देखा था, इसीलिए हाल खबर पूछने चली आई।
एनी उसे चार्ली के बारे में बताती है और जोआन से पता चलता है कि 4 महीने पहले उसका बेटा और ग्रैंडसन भी डूबकर मर गए थे। उसे एनी से हमदर्दी हो जाती है और उसे अपना नंबर देती है ताकि कोई भी ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर सके। रात में पीटर अपने कमरे में चार्ली की मौजूदगी को आभास करता है। उसे चार्ली के टंग क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है। एनी भी रात भर सो नहीं पाती। उसे ऐसा लगता है कि कोई हो जिसे अपना दर्द कहकर अपना दिल हल्का कर सके। अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए अगली सुबह वो जोआन से मिलने उसके घर जाती है। जोआन उसे चाय ऑफ़र करती है। एनी उसे बहुत कुछ शेयर करती है। जोआन पीटर का जिक्र भी करती है, जिस पे एनी उसे एक इंसिडेंट बताती है। कुछ साल पहले तक एनी को स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने की बीमारी थी। एक रात जब पीटर और एनी छोटे थे और रूम शेयर करते थे, तब पीटर की चीख से एनी की नींद खुली और वो खुद को उनके रूम में खड़ा पाई। उसके हाथ में जली हुई माचिस थी और दोनों बच्चों समेत एनी के शरीर पेंट थिनर से भिगा हुआ था। अगर उस वक्त पीटर ना चिल्लाया होता तो शायद तीनों जलकर खाक हो चुके होते। तब से पीटर और एनी के बीच कभी नहीं बन पाई। स्टीव वापस आकर देखता है एनी अपने वर्कशॉप में चार्ली के एक्सीडेंट का मिनिएचर बना रही होती है। ये बहुत अजीब तब्दीलियाँ एनी के अंदर हो रही है। एनी ऊपर से भले ही खुद को नॉर्मल सोचने की कोशिश करती है, पर वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। स्टीव को एनी की ये हरकत देखकर गुस्सा आ जाता है। डिनर टेबल पे भी पीटर और एनी के बीच उसी एक्सीडेंट की बात को लेकर बहुत ज़्यादा अनबन हो जाती है। स्टीव बीच में आकर दोनों को शांत करता है। सुबह एनी ऑफिस के मैनेजर मॉडल के लिए कुछ शॉपिंग करने जाती है, जहां उसकी मुलाकात जॉन से होती है। जॉन बहुत खुश होती है क्योंकि उसे एक स्पिरिचुअल मीडियम मिल गया था अपने ग्रैंडसन लुइस से बात करने के लिए। एनी को इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। जॉन के रिक्वेस्ट करने पे एनी उसके घर जाती है। जॉन टेबल पे कैंडल जलाकर कुछ मंत्र पढ़ती है और मरे हुए इंसान की कोई चीज़ जैसे कि लुइस की चॉक बोर्ड टेबल पे रखती है। थोड़ी देर बाद एनी वहाँ किसी के प्रेजेंस को फील कर पाती है। जॉन कहती है कि वो लुइस है जो चॉकबोर्ड पे आई लव यू ग्रैनी लिखता है। ये सब देखकर एनी बहुत डर जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। जाते वक्त जॉन उसे भी एक पेपर देती है जिसमें तरीका और कुछ मंत्र लिखे होते हैं और कहती है आत्मा को बुलाते वक्त घर के सभी लोग मौजूद होने चाहिए और पीटर का जिक्र वो यहाँ दोबारा करती है। रात में एनी को नींद नहीं आ रही होती। फिर उसे चींटियों की लाइन दीवारों और फर्श पे दिखती है। वो उन चींटियों की लाइन के पीछे पीछे पीटर के रूम तक पहुंचती है, जहां पीटर के पूरे शरीर और चेहरों पे हज़ारों चींटियां चल रही होती है। एनी चिल्लाने लगती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है और स्टीव को बगल में सोया हुआ पाती है। ये सब कुछ एनी का सपना था। आधी रात में एनी स्टीव और पीटर को उठाती है और जॉन द्वारा दिए गए पेपर पढ़कर क्रिया करती है। स्टीव एनी की बचकानी हरकतों पे बहुत गुस्सा करता है, पर उसके पागलपन के सामने हार जाता है। अब तीनों एक कैंडल के सामने हाथ पकड़े खड़े होते हैं। चार्ली की डायरी टेबल पे रखी होती है और अब एनी चार्ली को बुलाने लगती है। पीटर को हवा में कुछ हरकत महसूस होती है। एनी कुछ धीरे धीरे बुदबुदाने लगती है। तभी एनी के अंदर से चार्ली की आवाज़ आती है। सब बेहद डर जाते हैं। पीटर ये सब देख रोने लगता है। स्टीव जल्दी ठंडा पानी एनी के सर पे डालता है, जिससे एनी होश में आ जाती है और अभी अभी जो हुआ उससे बेखबर होती है। सब वापस अपने अपने कमरे में चले आते हैं। पीटर कुछ अजीब महसूस करने लगता है और उसके कमरे की दीवार में एक और हिब्रू शब्द लिफ्ट ऑफ पैंडेमोनियम लिखा दिखता है। अगली सुबह पीटर स्कूल जाता है, जहाँ क्लासरूम में उसे वही रोशनी दिखाई देती है जो चार्ली को दिखी थी और शीशे में वो अपना अस्क देखता है जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसे चार्ली की टंग क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो बेहद डर जाता है। एनी घर पे अपने वर्कशॉप पे काम कर रही होती है। उसे स्टीव का फ़ोन आता है कि पीटर का स्कूल से कॉल आया था। वो बहुत डरा हुआ है। स्टीव इस बात का दोषी एनी को ठहराता है। एनी फ्रस्ट्रेट होकर अपना मिनिएचर मॉडल प्रोजेक्ट तोड़ देती है। एनी को रात में चार्ली के कमरे से कुछ लिखने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है कि चार्ली के नोटबुक के पन्ने पे अपने आप कुछ तस्वीरें बनती जा रही है और वो तस्वीरें होती है पीटर की।
यहाँ पीटर अपने रूम में सो रहा होता है। टंग क्लिक की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और उसे कोने में खड़ी चार्ली नज़र आती है। तभी दो हाथ पीछे की दीवार से पीटर का सर पकड़कर खींचने लगता है, जैसे मानो उसके सर को उखाड़ना चाहता हो। पीटर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। एनी दौड़कर उसके कमरे में आती है। ये पीटर का सपना था। एनी कहती है वो जान गई ये सब क्या हो रहा है, आगे क्या करना है उसे पता है। वो चार्ली के रूम जाकर वो नोटबुक उठा लेती है। एनी उस नोटबुक को जैसे जलाने की कोशिश करती है, खुद एनी के कपड़े में भी आग लग जाती है। वो नोटबुक में लगी आग को जल्दी से बुझा देती है और ये भी समझ जाती है कि मीडियम नोटबुक नहीं बल्कि वो खुद है। सुबह होते ही एनी जॉन के घर जाती है मदद मांगने, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। बाहर खड़ी एनी का ध्यान जॉन के रूम के बाहर रखी डोर मैट पर जाता है। वो देख एनी को कुछ खटकता है और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ हमें जॉन के घर के अंदर टेबल पे कैंडल्स, चार्ली के बनाए अजीब से खिलौने और पीटर की तस्वीर पड़ी हुई दिखती है। पर ये यहाँ क्यों है? यहाँ स्कूल लंच टाइम पे पीटर बेंच पे बैठा होता है और स्कूल गेट के बाहर से जॉन ज़ोर ज़ोर से हिब्रू शब्द दोहराती है, ज़ैंटनी डैगडनी अपैरागॉन, ये शरीर छोड़ दो, निकल जाओ इस शरीर से। अब पीटर का मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। घर पहुंचकर एनी अपनी माँ की रखी चीज़ों में किसी क्लू को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वैसा ही डोरमैट रखा मिलता है। उसे देख एनी चकित हो जाती है और तलाशी करने पे उसे तंत्र मंत्र की किताबें मिलती है, जिसमें किसी पैमाने दैत्य का इंसानी शरीर में प्रवेश करवाने का मंत्र होता है। एनी को इन सब की कभी भनक भी नहीं हुई कि उसकी माँ इन सब से जुड़ी है। उसे एक फ़ोटो एल्बम दिखता है जिसमें उसकी माँ विधि कर रही होती है और उसे वहाँ जॉन भी दिखती है। इसका मतलब जॉन एनी की माँ को अच्छे से जानती थी। जॉन उन्हीं के धर्म संप्रदाय का हिस्सा थी। ये सारी चीज़ें देखकर एनी के होश उड़ जाते हैं। एनी को एटिक रूम से तेज़ बदबू आ रही होती है। वो ऊपर एटिक रूम जाने की सीढ़ी खोलती है, जहाँ रूम में एनी को अपनी माँ एलन की सरकटी लाश पड़ी मिलती है, साथ ही जले हुए कैंडल और सामने दीवार पे खून से उनका धार्मिक निशान बना हुआ देखती है। पीटर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे क्लास में लगातार चार्ली के टंग क्लिक की आवाज़ हर तरफ सुनाई देती है और एक बार फिर से वही रोशनी देखता है। अगले ही पल एकदम से उसका शरीर अकड़ जाता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद उसका सर ज़ोर से डेस्क पे आ गिरता है, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट जाती है। क्लास में सभी लोग खौफ से चीखने लगते हैं। स्टीव पीटर को लेकर घर आता है। एनी ने अब तक जो जो देखा वो सारी बातें स्टीव को बताती है। एनी कहती है कि उनकी पूरी फैमिली को टारगेट बनाया गया है, वो सभी शापित है और इसे रोकने का एक ही तरीका है चार्ली की नोटबुक को जलाना, जिससे एनी भी जल जाएगी क्योंकि मीडियम वही है। पीटर को बचाने के लिए स्टीव को ये करना होगा। स्टीव का सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो एनी पे चिल्लाते हुए कहता है उसकी माँ की लाश वो ही वहाँ लाई है और उसी ने ही ये सारा तमाशा शुरू किया है। स्टीव को लगता है कि एनी एक मानसिक रोगी बन गई है और पुलिस को बुलाना ही लास्ट ऑप्शन बचा है। एनी को समझ आ जाता है कि स्टीव उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा और फिर खुद ही उस नोटबुक को आग में फेंक देती है। जैसे ही नोटबुक में आग पकड़ता है, एनी की जगह स्टीव को आग पकड़ लेता है और उसकी वहीं जलकर मौत हो जाती है। एनी रोते रोते अचानक चुप हो जाती है, यानी अब एनी पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। आधी रात को पीटर की नींद खुलती है। वो माँ और पापा को ढूंढते हुए नीचे आता है। अपने पापा की जली हुई डेड बॉडी देख के डर से कांपने लगता है और फिर वो घर की छत से चिपकी हुई अपनी माँ को देखता है जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। वो डर कर भागने लगता है और खुद को एटिक रूम में लॉक कर देता है। पीटर को हर तरफ कैंडल्स जले हुए दिखते हैं, लेकिन उसकी दादी की लाश वहाँ नहीं होती। उसकी जगह पीटर की तस्वीर रखी होती है। ऐसा लगता है मानो कोई धार्मिक विधि चल रही हो। पीटर घबरा के रोने लगता है और फिर पीटर का ध्यान अपनी माँ की लटकी हुई बॉडी पे जाता है जो किसी तार से अपना गला काट रही होती है। पीटर डर के मारे खिड़की से नीचे कूद जाता है। थोड़ी ही देर में वही रोशनी पीटर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुछ समय बाद पीटर अपनी आंखें खोलता है और इस बार वो टंग क्लिक की आवाज़ निकालता है। तभी एनी का सर कटा शरीर हवा में उड़ते हुए चार्ली के ट्री हाउस पे चला जाता है और पीछे पीछे पीटर भी चल पड़ता है। बाहर उसे कुछ बिना कपड़ों के लोग खड़े दिखाई देते हैं जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ट्री हाउस के अंदर सब लोग पीटर के सामने सर झुका कर होते हैं।
एलन और एनी के सर कटे शरीर भी झुके होते हैं और सामने एक मूर्ति पे चार्ली का सर टंगा होता है जिसके सर पे एक ताज होता है। जवान वो ताज पीटर के सर पे रख देती है और कहती है, स्वागत है आपका चार्ली, आप पेमॉन हैं, नरक की दुनिया के 8वें किंग। हमने पश्चिमोत्तर दिशा में आपकी आराधना की है। पहली लड़की के शरीर के बदले ये नया शरीर आपको दिया है। ये शरीर अब आपका नया घर है। हम भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और आपकी पूजा करते हैं। पेमॉन की जय हो, पेमॉन की जय। अब चलिए दोस्तों, इस मूवी की कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स को डिस्कस करते हैं जो बहुत रोमांचक है। ग्रैंडमा एलन और जॉन एक ब्लैक मैजिक कल्ट के मेंबर्स थे। वो पेमॉन नाम के दैत्य की पूजा करते थे। पेमॉन का जिक्र 17वीं शताब्दी के ग्रिमॉयर ब्लैक मैजिक की किताब लेसर की ऑफ सोलोमन में किया गया है। पेमॉन को नर्क का 8वां राजा कहा जाता है जो लूसीफर को मानता था। धरती से जुड़े सभी तरह के तंत्र मंत्र और भौतिक रहस्यों का मालिक है। पेमॉन मनुष्य की इच्छाओं का चिन्ह है। पैसा, शोहरत, काले जादू की ताकत, ये सब बेशुमार मिलता है जो पेमॉन की पूजा करता है। मूवी की सबसे उलझी कड़ी चार्ली। जैसा कि एनी ने बताया, पीटर को उसने अपनी माँ से दूर रखा, पर चार्ली को उसे एलन को देना पड़ा। एलन ने चार्ली के शरीर में पहले ही पेमॉन को डाल दिया था, यानी चार्ली कभी चार्ली थी ही नहीं, उसमें पेमॉन दैत्य का वास था। ये पेमॉन का पहला इंसानी शरीर था, इसीलिए वो शुरू से ही अजीब लगता था क्योंकि ये दुनिया उसके लिए नई थी। चार्ली का मरना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। जैसे कि मूवी में भी दिखाया गया, जिस पोल से चार्ली का सर टकराता है उसमें पेमॉन का निशान बना होता है। पेमॉन को चार्ली का शरीर छोड़ना ही था क्योंकि पेमॉन एक नर था और उसे पीटर के शरीर में प्रवेश करवाना था। बस वो सही समय का इंतज़ार था और आखिर में 3 पीढ़ियों के सर एलन, एनी और चार्ली का पेमॉन को भेंट चढ़ाने के साथ पीटर पेमॉन दैत्य बन जाता है। शुरू से एलन को एक नर शरीर चाहिए था और मूवी के अंत में पेमॉन को एक नर का शरीर पीटर के रूप में मिल जाता है। लेकिन पीटर ही एलन का पहला नर शरीर के लिए शिकार नहीं था। इससे पहले भी वो एनी के भाई यानी अपने बेटे के शरीर में पेमॉन को डालने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। एनी के हस्बैंड स्टीव का शरीर भी इस काम के लिए सही था, पर उसका खून एलन के परिवार से जुड़ा नहीं था। सिर्फ इस वंश के लोग ही पेमॉन को धारण कर सकते हैं क्योंकि एलन पहले ही वंश का सौदा पेमॉन दैत्य से कर चुकी थी और इसी से मूवी का नाम हेरिडेटरी जस्टिफाई होता है। मूवी में जगह जगह हिब्रू शब्द जैसे सैटनी, ज़ैज़, लिफ्टोपेंडेमोनियम का इस्तेमाल हुआ है, जिसके अलग अलग मायने हैं और अगर हम इनका मतलब जानें तो मूवी के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सैटनी यानी जादू टोना से मरे हुए लोगों का आह्वान, जो चार्ली के रूम में लिखा था क्योंकि वो मर चुकी थी, उसके शरीर में पेमॉन था। ज़ैज़ का मतलब किसी को वशीभूत करना होता है, जो कि एनी के रूम में लिखा था, एनी जो पोजेस्ड होती जा रही थी। लिफ्टोपेंडेमोनियम का मतलब कैपिटल ऑफ हेल होता है, शैतान का वाहक यानी कैरियर, जो पीटर के रूम में लिखा हुआ था। एनी का डॉल हाउस और उसमें बनाए गए फैमिली मेंबर्स के मिनिएचर असल में ग्राहम फैमिली की परिस्थिति को दर्शाते हैं। एलन का ब्लैक मैजिक कल्ट ग्रुप जो घर को बाहर और अंदर से जानते थे और उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। घर के मेंबर मात्र कठपुतली भर थे। घर का हर एक वाक्य, जैसे चार्ली का मरना, एनी का जॉन से मिलना, पोजेस्ड होना, स्टीव का मरना, पीटर के शरीर में पेमॉन का प्रवेश करना, ये सब कुछ तय था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्द ही एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।